चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 10वां का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। भस्म को हम लोग क्षार भी बोलते हैं, लेकिन चूंकि नाम अलग है इसलिए परिभाषा भी अलग होगा। तो आगे चल के चलिए समझते हैं कि भस्म किसको कह सकते हैं और क्षार किसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा जो चैप्टर है, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल को इंग्लिश में बोला जाता है एसिड। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एसिड, ACID, एसिड। और भस्म को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, BASE, बेस। एवं को इंग्लिश में बोला जाता है एंड, और लवण को इंग्लिश में बोला जाता है साल्ट। ठीक, तो एसिड, बेस एंड साल्ट इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण। मतलब कि तीन भाई हैं, एक अम्ल है, दूसरा क्षार यानी कि भस्म है, और तीसरा लवण है। तो इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसी तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात निकल के आता है कि अम्ल किसे कहा जाता है, मतलब अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल किसे कहा जाता है। तो हम लोग 7-8 में पढ़े थे, किन्हीं लोगों को कुछ याद होगा, किन्हीं को नहीं भी हो सकता है। अम्ल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अम्ल उसे कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा हो। अम्ल उसे कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा हो। और क्षार यानी कि भस्म उसे कहते हैं जिसका स्वाद कड़वा हो। ये हम लोग 7-8 में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे चूँकि क्लास 10वां में आ गए हैं, इसलिए परिभाषा यहाँ पे कुछ अलग मिलेगा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि वो जो पिछले वर्ग में पढ़े थे उसका बात अलग है, यहाँ इसका बात अलग है, परिभाषा चेंज हो सकता है। तो चलिए, अम्ल किसको कह सकते हैं? तो अम्ल रहे या क्षार रहे या लवण रहे, तीनों जो है पानी में घुलेगा। अम्ल भी घुलेगा, क्षार में भी क्षार भी घुलेगा, मतलब भस्म भी घुलेगा, और लवण भी घुलेगा। तीनों पानी में घुलेगा। लेकिन जैसे अम्ल में ही देखते हैं कि कुछ ऐसा अम्ल है जो पानी में ज़्यादा मात्रा में घुल जाता है, कुछ ऐसा अम्ल है जो पानी में कम मात्रा में घुलता है, कुछ भस्म है जो पानी में ज़्यादा मात्रा में घुल जाएगा, कुछ भस्म है जो पानी में कम मात्रा में घुलेगा। उसी तरह से कुछ लवण है जो पानी में ज़्यादा मात्रा में घुल सकता है, कुछ लवण है जो पानी में कम मात्रा में घुल सकता है। तो वो तो बात अलग है, लेकिन तीनों के तीनों पानी में घुलेगा। पानी में क्या होगा? घुलेगा। तो अम्ल के बारे में है कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो पानी मतलब जल, मतलब H2O, पानी का ही दूसरा नाम है जल। पानी का ही दूसरा नाम है जल, और इसी को बोला जाता है, इसी का सूत्र है H2O। ठीक, तो अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुल कर, मतलब पानी में घुल जाए और H+ आयन दे। कौन आयन दे? H+ आयन। H+ आयन के मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन। H मतलब हाइड्रोजन और प्लस मतलब आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करे, मतलब दे, उसे अम्ल कहते हैं। पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे क्या बोलेंगे? अम्ल। पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल का परिभाषा बताइए। अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। और दूसरा आता है OH आयन, OH-।
यहाँ पे H प्लस और OH माइनस। प्लस के मतलब होता है कि धन आयन, मतलब धनायन, और OH के मतलब होता है ऋणायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। तो H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। H प्लस आयन मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, और OH माइनस आयन के मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस के मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। लिख दिए हैं, समझ लीजिएगा। H प्लस आयन के मतलब हाइड्रोजन आयन, OH माइनस आयन के मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो बताइएगा कि अम्ल की परिभाषा। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। और भस्म के बारे में, भस्म किसे कहते हैं? भस्म उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। H प्लस आयन प्रदान करता है तो उसे अम्ल कहते हैं। H प्लस आयन अम्ल, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन भस्म, H प्लस आयन अम्ल, OH माइनस आयन भस्म। पानी में दोनों नहीं, तीनों घुलेगा। पानी में E भी घुलेगा, पानी में E भी घुलेगा। तो E जो घुला, H प्लस आयन दिया, उसको बोला जाता है अम्ल। OH माइनस आयन दिया, उसको बोला जाता है भस्म। तो आप ही बताइएगा अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर, मतलब पानी में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। भस्म किसे कहते हैं? भस्म उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। भस्म उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। तो लिख लीजिएगा अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? तो लिखिए, अम्ल लिख करके और डैश कीजिएगा, मतलब तीर का निशान दीजिएगा और लिखिए इसका परिभाषा। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं, अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं, अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं, अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के बगल में लिख लीजिएगा H प्लस आयन, जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है, प्रदान मतलब देता है, प्रदान करता है, उसे उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा H प्लस आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका सूत्र लिख रहे हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl। दूसरा में
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तीसरा में नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, HNO3। अगला एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगला एसिटिक अम्ल CH3COOH इत्यादि ETC। लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो अगर क्वेश्चन आया कि अम्ल किसे कहते हैं तो लिखिएगा अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। हो गया। मिटा रहे हैं। दूसरा लिखिएगा भस्म, भस्म को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, BASE, बेस। भस्म लिख करके डैश दीजिएगा, मतलब भस्म किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं भस्म किसे कहते हैं। लिखिएगा भस्म, भस्म बेस। लिखिए भस्म उस पदार्थ को कहते हैं, भस्म उस पदार्थ को कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं, भस्म उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में लिखिएगा OH- प्रदान करता है, प्रदान करता है, उससे OH- आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं, उसे भस्म कहते हैं, उसे भस्म कहते हैं। जैसे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। दूसरा में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इत्यादि कह दीजिएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर और लिखने का मन है तो लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। Mg लिख दीजिए, OH को घेर दीजिएगा, 2 इसके नीचे लिख दीजिएगा MgOH का होल 2। तो लिख लिए भस्म किसे कहते हैं। भस्म उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। लिख लिए। अब मिटा रहे हैं।
भस्म उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। अब बताइएगा, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करे तो वह अम्ल। H+ आयन पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करे तो वह है अम्ल। पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करे तो उसे अम्ल कहते हैं। पानी में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करे तो उसे भस्म कहते हैं। पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करे उसे अम्ल कहते हैं। पानी में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करे तो उसे भस्म कहते हैं। अब यहाँ पे दो बात निकल के आ रहा है, यहाँ पे दो बात निकल के आया। यहाँ देखिए H के ऊपर प्लस है और OH के ऊपर क्या है, माइनस है। H के ऊपर प्लस है और OH के ऊपर क्या है, माइनस है। मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक, हम लोग परमाणु के बारे में पढ़े थे क्लास 9 में। परमाणु के बारे में क्या पढ़े थे, परमाणु 3 मौलिक कणों में बटा हुआ है। पहला में है इलेक्ट्रॉन, पहला में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश पाया जाता है। दूसरा आया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नाभिक, नाभिक बीच में होता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर प्लस आवेश पाया जाता है। और तीसरा आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर पाया जाता है। मतलब नाभिक में दो रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है। मतलब ये दोनों राजा रानी है और ये क्या है, ये बॉडीगार्ड है जो चारों तरफ घूमते रहेगा कि अंदर में कोई घुस ना जाए। तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश। ठीक, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि प्लस के मतलब हुआ प्रोटॉन और माइनस के मतलब हुआ न्यूट्रॉन, माइनस के मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अम्ल का दूसरा परिभाषा आप ये भी बोल सकते हैं कि अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो प्रोटॉन प्रदान करता है। प्लस के मतलब क्या, प्रोटॉन, प्लस के मतलब क्या, प्रोटॉन। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो प्रोटॉन प्रदान करता है, मतलब प्रोटॉन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है उसे भस्म कहते हैं। दूसरा परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि होता है क्या। अम्ल के बारे में बोला कि अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। मान लेते हैं कि एक अम्ल ले लिए, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर एक अम्ल लिए जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उदाहरण के तौर पर एक अम्ल लिए HCl, क्या लिए, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या किए कि इसको पानी में घोल रहे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस में घोल रहे हैं, पानी में। मतलब कि एक बाल्टी ले लिए हैं, एक बाल्टी ले लिए हैं, उसमें हम पानी ले लिए हैं, बाल्टी में क्या रहेगा, पानी, और पानी में एक अम्ल ला के डाल रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब बाल्टी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, जब बाल्टी में क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टूट जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें दो चीज़ मिला हुआ है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो यह दो भागों में टूट जाता है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। हाइड्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेता है और क्लोरीन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज लेता है। हाइड्रोजन अपने ऊपर कौन चार्ज, पॉजिटिव, किस लिए, क्योंकि वह धातु है।
क्लोरीन निगेटिव चार्ज इसलिए लेता है क्योंकि वह अधातु है। ठीक, तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालकर आप घुला रहे हैं तो यह दो भागों में टूट रहा है, एक हाइड्रोजन में और दूसरा क्लोरीन। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करे, उसे अम्ल कहते हैं। यही परिभाषा था। अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। दूसरा, चल मान लेते हैं कि चलो एक वो जल में घुलने पर H+ आयन दिया तो ये अम्ल हो गया। दूसरा भी देखते हैं कि वो देता है कि नहीं, पानी में घुलने पर वो H+ आयन देता है या नहीं। दूसरा ले लिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको पानी में घोले, पानी मतलब H2O, इसको जब पानी में घोले तो यह टूट गया H2, ठीक, और प्लस SO4, 2 यहाँ लिख देते हैं। मतलब या भी जल में घुलने पर, या भी जल में घुलने पर, या भी जल में घुलने पर क्या H+ आयन प्रदान किया। ठीक, या भी जल में घुलने पर H+ आयन प्रदान किया मतलब हाइड्रोजन आयन दिया, तो ये भी क्या है, एक अम्ल है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, ई जो दो है ये सल्फेट के आयन है। ठीक, और इसके ऊपर ई जो दो है इसका है। ठीक, और इसके ऊपर कितना है, एक है जो इसका है। ठीक, इसलिए सल्फेट की तरफ -2 होगा। ठीक, तो इसमें भी देखें कि जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन दिया, इसमें भी देखें कि जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन दिया। ठीक, तो एक बात समझ में आ रहा है, ठीक, कि अम्ल जो भी है अम्ल में हाइड्रोजन निश्चित है, हाइड्रोजन होगा ही होगा। अम्ल में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो अम्ल इस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। दूसरा आया था क्षार। क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार इस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन प्रदान करता है। जैसे देखते हैं कि एक है KOH, के का मतलब होता है पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में घोले, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस में घोल रहे हैं, मतलब जल में घुला रहे हैं, तो यह टूट जाता है K+ में और OH- में। ठीक, तो जल भस्म उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करे। तो देख रहे हैं कि इसमें OH- आयन मिल रहा है, तो यह हुआ क्षार। एक और ले लेते हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। Na के मतलब सोडियम, OH के मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको पानी में जब घोले तो यह भी पानी में घुलने पर टूट गया Na+ और OH-। ठीक, तो OH- के मतलब क्या हो गया, OH- के मतलब हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्षार उसे कहते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन प्रदान करता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार उसे कहते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन प्रदान करता है उसे क्षार कहते हैं। तो हमको अब लगता है कि अगर अम्ल और क्षार का परिभाषा आया तो आप उसका एग्जाम्पल सहित लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं। तो अम्ल के बारे में समझ गए और भस्म के बारे में समझ गए। भस्म एक अलग चीज़ है और एक क्षार अलग चीज़ है। जैसे हम दो पदार्थ, इसको इसका परिभाषा देने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको समझिएगा। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के पदार्थ हैं।
एक हमारे पास ईंट है, ईंट, ईंट मतलब ईटा, और दूसरा है चीनी। चीनी समझ गए ना? हाँ वही मिश्री चीनी जो गन्ना से तैयार होता है। तो हमारे पास दो गो पदार्थ है, एक ईटा और दूसरा चीनी, एक ईटा और दूसरा चीनी। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बाल्टी लिए हैं, ठीक। हमारे पास दो गो पदार्थ है, मतलब दो गो वस्तु, एक ईटा दूसरा चीनी। अब एक बाल्टी इधर पानी ले लिए, मतलब एक बाल्टी है उसमें पानी है। हम क्या किए कि इस पानी की वाली बाल्टी में ईटा ला करके इसमें डाल दिए। जब पानी वाली बाल्टी में ईटा डालेंगे, ठीक, और रख देते हैं, हम सोचते हैं कि घुल जाएगा, घुल जाएगा। आज रख दिए, नहीं घुला। फिर कल सुबह होके देखें, फिर वैसा ही नहीं घुला। फिर तीसरा दिन देखें, नहीं घुला। 20 दिन के बाद देखें तो भी वैसा ही है, मतलब ईटा उसमें जा करके नहा रहा है, वैसा ही पड़ल के पड़ल है। 100 दिन के बाद भी देखें तो नहीं घुला, मतलब ईटा पानी में नहीं घुला, ईंट पानी में नहीं घुला। अब क्या हुआ, इसमें वही वाला बाल्टी में अब क्या, उसको निकाल करके अब डाल दिए चीनी, चीनी डाल दिए, अब ये डाल दिए। 1 घंटा के बाद देखे तो हल्का फल्का इसके नीचे चीनी की मात्रा है, बाकी सब घुल गया। अब 5 घंटे के बाद देखे तो कुछ नहीं, चीनी पते नहीं, मतलब चीनी पानी में घुल गया और ईटा पानी में नहीं घुला। तो दोनों अलग अलग पदार्थ है या नहीं है? है। एक पानी में घुलने वाला, एक पानी में नहीं घुलने वाला। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी दो तरह के पदार्थ हैं, ठीक। ये जो है पानी में घुल भी सकता है और पानी में नहीं भी घुल सकता है। ये पानी में घुल भी सकता है और पानी में घुल भी सकता है और पानी में नहीं भी घुल सकता है। लेकिन ये जो है इसका कहना है कि हम पानी में घुलेंगे, ये पानी में घुलेगा ही घुलेगा। तो इसका मतलब भस्म किसे का क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार उस भस्म को कहा जाता है, क्षार उस भस्म को कहा जाता है जो पानी में घुल जाता है। जो पानी में घुल जाएगा उसको बोला जाता है क्षार, और जो नहीं घुला या घुल भी सकता है, नहीं घुल सकता, हुआ भस्म। मतलब भस्म क्षार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्षार भस्म जो है क्षार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन क्षार भस्म होगा ही होगा। तो क्षार किसे कहते हैं? वह भस्म जो पानी में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। इसीलिए दोनों का बात अलग है, ठीक। तो क्षार समझ गए ना? अगर क्षार का परिभाषा लिखना है तो लिखिएगा कि वह भस्म, क्षार लिख करके डैश दिए, क्षार, वह भस्म जो पानी यानी कि जल में, पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। जैसे KOH, NaOH, MgOH के होल 2। यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सभी क्षार भस्म होते हैं,
लेकिन सभी भस्म क्षार हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है नीचे? एग्जाम्पल लिख लिए KOH NaOH MgOH के होल टू, यहाँ इत्यादि कर दीजिएगा ETC मतलब इत्यादि। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, लिख लिए? तो अम्ल समझ में आ गया होगा, भस्म समझ में आ गया होगा, क्षार समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है अम्ल के गुण। उसके बाद पढ़ेंगे भस्म के गुण, अम्ल के गुण, उसके बाद भस्म के गुण, उसके बाद पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए अगला पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे अम्ल के गुण। अम्ल के गुण, अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं? कभी कभी पूछ देता है कि अम्ल के 3 गुण लिखे, तो लिखिएगा ना। पहला नंबर समझिएगा, जितना भी अम्ल होंगे, ठीक, अम्ल का जो स्वाद होगा, मतलब खाइएगा तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो पहला हुआ कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक, दूसरा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल जो है एक होता है लिटमस पत्र। ठीक, लिटमस पत्र क्या है? ठीक, आगे पढ़ेंगे लिटमस पत्र के बारे में। यहाँ पे हल्का सा बता रहे हैं, यही चैप्टर में आगे पढ़ना है तो वहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे लिटमस पत्र। ठीक, जब लिटमस पत्र पे, जब बाद के मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास लिटमस पत्र है। ठीक, जब लिटमस पत्र पे अम्ल डालिएगा, अम्ल, क्या डालिएगा? अम्ल, अम्ल। ठीक, मतलब नहीं समझ में आ रहा। मतलब ये हुआ कि बात के मतलब मान लेते हैं कि इसमें कोई अम्ल है। ठीक, अम्ल है कि क्षार है पता नहीं, इस बाल्टी में अम्ल है या क्षार है हमको पता नहीं है। तो हमको ये मालूम करना है कि इसमें अम्ल होगा कि क्षार होगा, मतलब भस्म होगा। तो हम क्या किए कि ये जो लिटमस पत्र है इसको उठाए और इस बाल्टी में डुबा दिए। इस लिटमस पत्र को उठा करके इस बाल्टी में डुबा दिए। अगर उस बाल्टी में डुबाने के बाद, ठीक, अगर बाल्टी में डुबाने के बाद लाल लिटमस पत्र अगर रहा, लाल लिटमस पत्र अगर रहा और उसको नीला कर दे, लाल लिटमस पत्र को कैसे कर दे? नीला रंग में। लाल लिटमस पत्र है उसको नीला में बदल दे, ठीक, तो इसका मतलब कि इसमें अम्ल है। और मतलब कि ये जो है लिटमस पत्र ये रेड कलर का है। कैसे कलर का है? रेड कलर का। और रेड कलर का है और इसमें डाल दिए और इसमें डालने के बाद निकाले तो यह हो गया नीला कलर का। तो इसका मतलब इसमें क्या है? अम्ल है। लेकिन अगर नीला लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र ले लिए, यह कैसा है? नीला, ठीक, ब्लू।
और इसमें डाले और नीला को लाल कर दिया, नीला को लाल कर दे तो इसमें भस्म है। तो यहाँ से दूसरा इसका गुण हो सकता है कि अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या कहता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पहला में क्या हुआ? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा में अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा में अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। तीसरा गुण ये हुआ, अम्ल जल में घुलेंगे और H+ आयन प्रदान करेंगे। ठीक। चौथा क्या होता है? चौथा आगे चल के एक स्केल आता है जिसका नाम है pH स्केल। एक स्केल होता है, ठीक, जिसका नाम है pH स्केल। इसके बारे में आगे पढ़ना है, वहाँ बताएंगे। pH स्केल मतलब एक तरह के मापे वाला एक तरह की स्केल है। स्केल मतलब इंच है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से बात की मतलब यहाँ है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ है 7, ठीक, 8 9 10 11 12 13 और 14। तो अम्ल का जो pH यह है pH मान, ठीक है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम है नहीं, 6 5 4 3 2 1। तो अगर अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन मतलब ना अम्ल ना क्षार, उदासीन का pH मान 7 होता है। तो क्वेश्चन आता है, जल उदासीन होता है, जल का कोई स्वाद नहीं होता है, ना खट्टा है ना कड़वा है, उदासीन है। तो जल का pH मान पूछता है, तो जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। तो तीसरा ये गुण निकल के आ रहा है, तीसरा ये गुण निकल कर के आ रहा है कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो चौथा क्या हुआ? अम्ल का चौथा गुण हुआ कि इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम pH मान किसका होता है? अम्ल का। 7 pH मान किसका होता है? 7 pH मान किसका होता है? उदासीन का। जैसे जल हो गया, जल उदासीन है। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कहाँ तक? 14 तक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था pH स्केल का रेंज, मतलब pH स्केल में कहाँ से कहाँ तक रहता है, ठीक। तो 1 से लेके 14 तक, मतलब इसमें 14 टोटल घर है, 1 से लेके 14 तक। तो इसका रेंज 1 to 14। तो चौथा इसका क्या गुण हो गया? चौथा इसका गुण हुआ, चौथा इसका गुण हुआ अम्ल का कि इसका pH मान 7 से कम। तो पहला में बताइएगा अम्ल का गुण में, पहला इसका स्वाद खट्टा होता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, और इसका pH मान 7 से कम होता है। पाँचवा क्या हुआ? और हम बारी बारी से पूछेंगे, पहला गुण क्या है, दूसरा गुण क्या है, तीसरा गुण क्या है, ठीक। पाँचवा में है क्या कि अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल
धातु से जब भी अभिक्रिया करेगा, ठीक, मतलब अम्ल धातु से जब भी मिलेगा, अम्ल धातु, धातु किसको बोला जाता है? धातु जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक, जिसको जिसमें टन टन की आवाज़ आती है, ठीक, जिसमें टन टन की आवाज़ आती है, जिसको चादर बनाया जा सकता है, वो सब धातु होता है। तो अम्ल कहता है कि अम्ल किससे कहता है? धातु से, कि हम जब भी तुमसे मिलेंगे ना, ठीक, हम जब भी तुमसे मिलेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस देंगे, ठीक, मतलब ये लड़का है, ठीक, और ये लड़की है, कहता है जब भी हम मिलेंगे न तो आपको केक खिलाएंगे, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इससे मिला के खिलाया, ठीक, ये भी खुश, ये भी खुश। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या प्रदान किया? हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान किया। अब इसको देख देख के अगला भी था, अगला आदमी, वो कहा कि अच्छा ऐसन बात है, तू केक ने प्रदान के नहीं, मतलब केक ने खिले नहीं, अब हमरा तो देखी, ठीक। तो इसमें दो आदमी हो सकते हैं, एक कार्बोनेट, एक बाई कार्बोनेट, एक कार्बोनेट और दूसरा बाई कार्बोनेट, एक कार्बोनेट और दूसरा बाई कार्बोनेट। अम्ल, ठीक, अम्ल कहता है कार्बोनेट से, या अम्ल कहेगा बाई कार्बोनेट से, ठीक, मतलब कि एक लड़का है, ठीक, और ये लड़की से जाके मिलता है और उससे कहता है, ठीक, कि अगर तुम हमसे मिलेगी ना तो हम आपको 3 चीज़ देंगे,